हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान की। इन दिनों आपने बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी जो इस प्लान को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी पोस्ट को मैं गलत नहीं कहता, बट बहुत सारी पोस्ट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे 90,000 गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको इमीडिएटली मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। RDSP कैसे वर्क करता है इसको समझें। कनाडा डिसेबिलिटी सेविंग ग्रांट जो आपको फर्स्ट ईयर मिलती है वो मिलती है 3500 एंड लाइफ लॉन्ग 70,000। कनाडा डिसेबिलिटी सेविंग बॉन्ड जो आपको फर्स्ट ईयर मिलते हैं मात्र $1,000 एंड लाइफ लॉन्ग 20,000। इसमें रीपेमेंट रूल भी लागू होता है जिसे हम क्लैबैक कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 10 साल से पहले इसमें से कुछ अमाउंट विड्रा करवाते हो तो जितनी भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेंगी वो वापस ले ली जाएंगी। और मैंने बहुत सारी पोस्ट में ये देखा, इसको बड़े गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, आप RDSP के लिए एलिजिबल हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके रीड करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो आपका इशू है वो सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इम्पेयरमेंट होने का है। सीवियर इन द सेंस, अगर आप अपने दिनचर्या के काम, फॉर एग्जांपल खुद से आप नहा नहीं पा रहे, खुद से आप खाना नहीं खा पाते, खुद से आप कपड़े नहीं पहन पाते, छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट एंड प्रोलॉन्ग मीन्स कि ये इशू आपको पिछले एटलीस्ट 12 मंथ से है। 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई। इन्होंने मुझे बताया इनको सिर्फ डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही थी, लेकिन इन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिसके देख के उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। उससे इम्प्रेस होके इन्होंने RDSP अप्लाई करने की सोची। ये डॉक्टर के पास गए, अपना केस और सॉलिड बनाने के लिए इन्होंने एक सीजर का इशू भी लिख दिया। इंडिया से आए 1 साल हुआ था इनको। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यहाँ पे एज पर सेक्शन 215 ट्रैफिक रूल एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को ऐसे इशू ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को के साथ इमीडिएटली इन्फॉर्म करने होते हैं। इस बंदे का 2 हफ्ते में लाइसेंस कैंसिल हो गया। आधी अधूरी जानकारी वीडियो में इतनी खतरनाक हो सकती है। रीज़न, इन्होंने एक चीज़ तो समझ ली, इन्हें कोई सीवियर इशू है। दूसरी चीज़ नहीं समझी कि ये अच्छी जॉब कर रहे थे, अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्योंकि जो आपने डॉक्टर के पास जाके आपने एक फॉर्म फिल आउट करना है वो आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, कौन सा इशू है, कितनी देर से इशू है, और कुछ भी अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंट करोगे तो उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कल को अगर यही बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी लेगा, यहाँ तो वो मिलेगी नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। तो अगर किसी पोस्ट पे बहुत सारे ज़्यादा व्यूज़ हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो पोस्ट ऑथेंटिकेट है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, चीज़ों को समझें। अगर आप किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखिए, जिसके साथ वो काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस देखिए। सिर्फ वो बंदा आपका अच्छा दोस्त है, अच्छा जानकार है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको फुल फ्लेज नॉलेज है। यहाँ पे छोटे छोटे डिसीजन बहुत मायने रखते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स बहुत मायने रखती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 साल इसमें पैसे डालते हो जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, बीच में अगर आप इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे या गवर्नमेंट को पता लग गया कि आपने पेपाल रिप्रेजेंट किए, यही पैसा अगर आप बच्चों की RDSP में डालते हैं, इसमें
ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट तो मिलती बच्चों को। घर लेने के लिए आप फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट में यही पैसा डालते हैं, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता है। इन रजिस्टर्ड सेविंग अकाउंट्स के बहुत बेनिफिट हैं, बट जो लोग एलिजिबल हैं उनको है ये बेनिफिट। हर चीज़ हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होती। आपकी फैमिली, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी हेल्थ, इन चीज़ों को देख के ही, आपकी नीड एनालिसिस करके ही एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर आपको सेविंग्स प्लान सजेस्ट करता है। आप खुद भी किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले इसके बारे में समझें। गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ चैनल पे ही जो इन्फॉर्मेशन है उसको हासिल करें।